हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट रियान सरवर एंड यू आर वाचिंग शो रफ्तार। दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ जहाज सीखने, तो उम्मीद है आप मेरे सफ़र में मेरा साथ देंगे। एयरक्राफ्ट इंजीनियर के लिए प्लेन जो है वो कितना ज़रूरी है। इस पे काम करने वाली हम लोग फिलहाल लड़कियां ही हैं। कौन सी ऐसी खास चीज़ें जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है? इसमें रिडंडेंसी की बात आती है कि इफ़ वन सिस्टम गेट फेल्ड अब दूसरे सिस्टम पे स्विच कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो हमारे साथ मौजूद हैं कोमल खालिद जो कि एयरक्राफ्ट इंजीनियर हैं। तो सबसे पहले मैं कोमल को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। कोमल, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र है। कोमल, एक प्लेन से आपका क्या ताल्लुक़ है? आप क्या समझती हैं एक एयरक्राफ्ट इंजीनियर के लिए प्लेन जो है वो कितना ज़रूरी है? मैं तो समझती हूँ कि उसकी पूरी ज़िंदगी ही सिर्फ प्लेन हो जाती है। अच्छा। मतलब एयरक्राफ्ट जो है, मतलब सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं है, वो पैशन बन जाता है इंसान का। क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई एक आम इंसान भी देखता है तो बहुत उससे इंस्पायर होता है। सही। और जो उस पर काम कर रहा है तो उसको तो उससे मोहब्बत मतलब बेहद हो जाती है। अच्छा, आज जो हम बात करेंगे वो इस खूबसूरत पिंक प्लेन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसका कलर आप लोगों ने पिंक क्यों रखा? क्योंकि ये बिल्कुल ही एक डिफरेंट लग रहा है। क्योंकि मैं जितने भी प्लेन्स देखता हूँ वो अमूमन या तो वाइट होते हैं, ब्लू होते हैं या XYZ और कलर के होते हैं, लेकिन ये बहुत ही यूनिक कलर का बनाया हुआ है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है आपका? इसके पीछे जो असल रीज़न है, जैसे कि आपको पता है कि पिंक रिबन कॉज जो है हमारा, सही। इंटरनेशनली तो लोगों को बहुत अवेयरनेस है। सही। कि हमारी लड़कियों को पता होता है बाहर मुल्कों में कि ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस की क्या इश्यूज हैं, आपको पता है। लेकिन पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की। तो हमारा एक तो पॉइंट ये था कि ये हमें पिंक रिबन कॉज को मतलब प्रमोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। दूसरी एक वजह आप ये भी ले सकते हैं कि इस पे काम करने वाली हम लोग फिलहाल लड़कियां ही हैं। अच्छा। तो आप इसमें भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस प्लेन के पीछे जितनी भी वर्किंग की है वो फीमेल एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने की है। तो मैं इनसे पूछता हूं कि कोमल का इसमें किस जगह पे हाथ है, क्योंकि इसमें 2-3 ऐसी पॉइंट्स होते हैं, B1, B2। मैं इनसे ये भी पूछूंगा कि B1 और B2 किसको कहते हैं। तो कोमल, आप मुझे बताएं क्या B1 में आपने काम किया है, B2 में काम किया? मैंने B1 में काम किया है। B1 को आप आसान लफ्जों में कह सकते हैं कि मैकेनिकल एस्पेक्ट्स जो है ना जहाज के, दैट इज B1। ओके। एयर फ्रेम रिलेटेड, इंजन रिलेटेड, दैट इज B1। अच्छा कोमल, जब ये जहाज़ आप लोगों के पास आया तो उसकी क्या कंडीशन थी? क्योंकि मुझे जब मैंने इसको पहली दफ़ा देखा था तो मुझे उस वक्त ये इतना कम्प्लीटली तैयार नहीं लगा, लेकिन अब ये माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत बाहर से तो हो गया, तो मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे नहीं पता, वो आप हमारे व्यूअर्स को गाइड करें। बिल्कुल, जो ये हमारे पास आया था ये डिसअसेंबल होकर आया था। सही। हमने जो हमारे सीनियर इंजीनियर्स हैं उनके अंडर काम किया और इसको हमने असेंबल किया। सही। और उसके बाद फिर हमने इसके जितने भी मेंटेनेंस करनी थी, आपको पता है एक लंबी कहानी होती है पूरी, उसको हमने कंप्लीट किया। अब इंशाल्लाह जल्दी इसकी जो है वो ऑडिट होने वाला है, तो फिर आप इसको इंशाल्लाह हवा में उड़ता हुआ देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा कोमल, कोई एक गाड़ी भी अगर होती है ना, अगर उसको भी कोई रिस्टोर कर दे तो कम से कम भी उसमें 5 से 6 महीने तो लग जाते हैं इजीली। बिल्कुल। तो ये तो एक जहाज़ है। तो मुझे ये बताएं कि मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी कौन सी जगह पे आप लोगों को लगा कि यार यहाँ पे हमें बड़ों का सहारा लेना चाहिए, उनसे गाइडेंस या उनसे सीखना चाहिए? बहुत सारी जगहों पे लगता है, क्योंकि हम लोग तो अभी ऐसे हम यंग जनरेशन है, हम लोग मतलब इंजीनियर बन तो गए, लेकिन एक चीज तजुर्बा तो वो नहीं आया ना जो सीनियर्स के पास थ्योरी है। बेस तो बहुत पढ़ा होगा, लेकिन प्रैक्टिकल जो है वो बहुत जरूरी होता है। वो बहुत जरूरी होता है। तो उस पे है कि हमारे माशाल्लाह सीनियर्स बहुत सपोर्टिव रहे हमेशा से। हर चीज़ को गाइड करना, हर चीज़ को बताना कि इसको ऐसे लेके चलना है, इसको ऐसे लेके चलना है। तो उनकी मदद से ये पूरा तैयार हुआ है, मैं कहती हूँ। सही। तो इसमें मुझे बताएं कि इसमें कौन सा इंजन लगता है, कहाँ से इसके इक्विपमेंट्स बाय करने पड़ते हैं, फिर कौन से फ्लूइड यूज़ होते हैं इसके इंजन में, और किस टाइप की आप लोग इसकी मेंटेनेंस चेक एंड बैलेंस करते हैं? बिल्कुल। अच्छा, ये हमारे पास आया था डिसअसेंबल कंडीशन में, सही है, फॉरेन कंट्रीज से। उसके बाद यहाँ पे इसकी असेंबलिंग हुई है। इंजन आया था ओवरऑल ओके, ओवरऑल जस्ट लाइक के समझिए कि उस पर बिल्कुल न्यूली मेंटेनेंस हुई होती है, इंजन बिल्कुल नया होके आता है। मतलब वो बहुत ही कम मतलब फ्लाई किया हुआ होता है या बहुत ही वो ओवरऑल हुआ होता है। ओवरऑल कंपनीज अलग होती हैं जो इंजन को खोल के पूरा उसकी सेटिंग करती हैं, अरेंजमेंट करके हमारे पास भिजवाती हैं। फिर हम उसको इंस्टॉल करते हैं, सही है, और उसके साथ जो एक्सेसरीज हैं उनको अटैच करते हैं, फिर उनका फंक्शन चेक करते हैं। तो ये एक लंबा प्रोसीजर जाता है। जी। तो इस प्लेन के बारे में क्या कहेंगे कि सेस्ना 152 कैसा प्लेन है? आप क्या समझती हैं कि जो बिगनर्स हैं उनको उनके लिए बहुत अच्छा है या फिर इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं?
मैं ये समझती हूँ कि जो हम लोग काम करने वाले हैं हमारे लिए तो बहुत अच्छा प्लेन है, क्योंकि अगर आप बेसिक सीखने आए हो तो आपको बहुत आसानी से मिलेगी। 2 सीटर सही है, सही है। ट्राई साइकिल इसके अंदर लैंडिंग गियर लगे हुए हैं। इसका इंजन जो है वो O235 है। पिस्टन इंजन ही होता है इसके अंदर ना, जैसे गाड़ी में होता है ना, लेकिन काइंड ऑफ डिफरेंट। सही है। हॉरिजॉन्टली अपोज पिस्टन्स लगे हुए हैं इसके अंदर। पावर इसकी जो मैक्सिमम जाती है 110 हॉर्स पावर जाती है। तो मतलब अगर आप इनिशियल लेवल पे फ्लाइंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग सीख रहे हैं, तो ये बेस्ट एयरक्राफ्ट है। सही। अच्छा कोमल, मुझे ये बताएं कि ये जो प्लेन का जो आपने इंजन बाय किया, तो आप क्या समझती हैं कि इनकी भी एवरेज और फ्यूल एवरेज वगैरह काउंट होती है? आप लोग उसको भी इंस्पेक्ट करते रहते हैं? इसमें हर चीज़ काउंट होती है। इवन हमारे इंजन जो है इसके आवर्स काउंट होते हैं। सही। कि भाई ये जो है वो 2000 आवर्स ज़्यादा नहीं फ्लाई कर सकता। उस दरमियान उसमें इतने सारे चेक्स आते हैं, मेंटेनेंस आती है, वो वक्फन हम लोगों ने उसको प्रोसीड करना होता है। ये ऐसे फ्लाई नहीं करते रहते, इन पे बहुत लंबी एक मेंटेनेंस चलती है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल कि अभी तो आप लोगों ने पूरा कंप्लीटली रिस्टोर किया, तो क्या इसका इंजन अभी 0 मीटर है? जी, इसका इंजन बिल्कुल 0 मीटर है। इसको आप 0 मीटर कह सकते हैं। अच्छा, अब जब ये इसका इंजन 0 मीटर है, तो इसकी फर्स्ट चेक कब होगी? मतलब कितने आवर्स के बाद या कितने किलोमीटर्स के बाद होगी? इसकी जो पहला चेक हमारे पास आएगा वो 50 आवर्स बाद आएगा। अच्छा, 50 आवर्स बाद आएगा। उसके अलावा बीच में SBs, ADs या फिर SI हमारे ये होते हैं कि मैन्युफैक्चरर की तरफ से ना इंस्पेक्शंस वक्फन आती रहती हैं। वो भी डिपेंड करती है कि यार ये आ गई है तो हमने ये आप इसको अप्लाई करना है एंड ऑल दैट। मतलब इतनी आराम से नहीं जाता ये, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जैसे आप 50 आवर्स के बाद बता रही कि अभी ये 0 मीटर है, जब ये फ्लाई करेगा 50 आवर्स के बाद इसकी इंस्पेक्शन होगी, तो उन इंस्पेक्शन में कौन कौन सी चीज़ें काउंट होती हैं कि कौन कौन सी चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है, या फर्स्टली आप क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं? अच्छा, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि इस इंजन का जो हार्ट है आप कह सकते हैं वो कार्बोरेटर है। ये कार्बोरेटर वाले इंजन है। कार्बोरेटर इंजन है ये, EFI इंजन नहीं है। जी, EFI नहीं। इसमें हमारे पास और मॉडल्स भी आते हैं। उसके अंदर हमारे पास फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम होता है, लेकिन ये बेसिक है, ईजी है। इसमें सबसे पहले तो इंजन की जान क्या होती है? फ्यूल, एयर एंड स्पार्क। 3 चीज़ें। इन 3 चीज़ों से रिलेटेड जो भी आइटम्स लगे हुए हैं उनकी इंस्पेक्शंस जो है वो वक्फन आती रहती है, तो उस लिहाज से इनको करते जाते हैं। आप लोग जब इंटरनेशनल मार्केट से बाय करते हैं इसको, तो वहाँ पे जाके आप लोग फर्स्टली चेक करते हैं, या जो कंपनीज आपको प्रोवाइड कर रही हैं आप उन पे जो कंपनी हमें प्रोवाइड कर रही है उनके साथ उसका सर्टिफिकेट आता है, अप्रूव्ड है कि ये बिल्कुल सेट है। मतलब उसका हम उसको बोलते हैं, इसके साथ क्या बोलेंगे, उसका फॉर्म आता है एक्चुअली जो ये सर्टिफाइड करता है कि ये बिल्कुल ठीक है। तो एक्चुअली उन पे रिलाई किया जाता है, और ये जो कंपनीज है वो भी अप्रूव्ड कंपनीज है जो ये काम कर रही है। हर किसी को ये काम करने की इजाज़त भी नहीं है। अच्छा कोमल, B1 जो एयरक्राफ्ट इंजीनियर होता है उसके मतलब ड्यूटीज़ में से टायर्स भी होते हैं इंक्लूड? जी बिल्कुल। तो आप क्या समझती हैं कि टायर जो हैं वो इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं जो आप अच्छा, ये वो टायर्स नहीं होते कि हम गए और हम किसी दुकान से खरीद के ले आए। जहाज में अगर एक स्क्रू भी लगा है ना, तो वो भी अप्रूव पार्ट का लगेगा, वो अप्रूव्ड लगेगा। उसमें आप ऐसे कोई आप उसमें रिस्क नहीं ले सकते। और अलाउड भी नहीं है ना। हमारी सिविल एविएशन जो है हमारी ईयरली चेक्स करती है, वो इसीलिए करती है कि हमने कोई 2 नंबरिया तो नहीं कर दी है, और ये नेसेसरी है। इसके आगे जो पंखा लगा हुआ है, मैं तो उसको यही बोलूँगा, क्योंकि प्रोपेलर, हाँ, जो पंखा लगा हुआ है उसको क्या कहेंगे, उसकी भी टेक केयर आप नहीं करनी होती है? वो इंजन का ही पार्ट है एक्चुअली। जो जहाज आगे जा रहा है ना, वो पंखा जिसको आप कह रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड प्रोपेलर। इसमें फिक्स पिच प्रोपेलर लगा हुआ है, वही उसको आगे लेके जा रहा है। मतलब उसके अंदर जो प्रिंसिपल अप्लाई हो रहे हैं वो एक्चुअली थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं जहाज को प्रोपल्सिव फोर्स देने के लिए। बिल्कुल। तो क्या ये एज ए कूलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज होता है कि गाड़ी के जहाज के? बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अंदर लगे हुए होते हैं ऑयल कूलर, सही है, जो थ्रू एयर कूल हो रहे होते हैं, और जब प्रॉप घूम रहा है उसमें जो एयर इंडक्ट हो रही है उसी की वजह से कूलिंग कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हम कोमल से बात कर रहे थे B1 पॉइंट ऑफ व्यू से, अब हम आपको एयरक्राफ्ट इंजीनियर B2 से मिलवाएंगे और वो हमें प्रोवाइड करेंगे इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन। थैंक यू। A big thank you to the show Raftar and GTV for promoting women in aviation and the aviation industry in Pakistan as a whole.
जी दोस्तों, तो अब हमारे साथ मौजूद B2 एयरक्राफ्ट की इंजीनियर शानम हैं, तो हम उनसे पूछना चाहेंगे कि इस प्लेन के पीछे उनकी कितनी मेहनत है। जी शानम। वालेकुम सलाम। इस प्लेन के पीछे मैं अपनी अगर मेहनत का बताऊँ, जब इनिशियली ये प्लेन आया था तो मतलब आई वाज अ पार्ट ऑफ द टीम। तो इसकी कंप्लीट इलेक्ट्रिकल असेंबलिंग, इंस्ट्रूमेंट असेंबलिंग, ये सब कुछ मेरे पास थी। रेडियो रडार भी तकरीबन मेरे पास इसमें था। तो हमने इसके अंदर इनिशियली तो इसके ऑल्टरनेटर्स वगैरह थे वो इंस्टॉल किए इसके अंदर। इसकी पूरी वायरिंग जो है उनकी इंस्पेक्शन की कि कहीं से कुछ एफिंग ना हो, कहीं से कोई वाइब्रेक ना हुई हो, बट अल्हम्दुलिल्लाह वायरिंग ऑल गुड। सही। तो वो हमने उसको सिक्योर किया। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट उसके इंस्ट्रूमेंट सिस्टम्स पे आए। तो उसके अंदर से हमने इसकी होजेस वगैरह जो इंस्ट्रूमेंट्स की होती हैं उन सबको चेक किया, उनको रिप्लेस किया, जो उसमें से जो भी टूटी हुई थी, कुछ भी था इस तरह का मसला वो किया। फिर इसके अंदर रेडियो जो सिस्टम्स लगे हुए हैं वो एक सिंगल सेट था, हमने इसमें मॉडिफिकेशन की है। तो उसमें किंग बेंडिक्स के सेट्स लगे हैं बेसिकली। तो किंग बेंडिक्स का हमने एक और में सेट लगाया है, उसकी मतलब वो मॉडिफिकेशन पे आया है। और बाकी इसकी लाइट्स वगैरह थी उनको ऑपरेशनल किया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह B2 के हवाले से एयरक्राफ्ट परफेक्टली फिट। फाइन। अच्छा, B2 से रिलेटेड मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि जब आपके पास ये प्लेन आया तो जैसे कि आपने बताया कि इसमें कोई ऐसी ख़राबी नहीं थी इसकी वायरिंग में। वायरिंग एक बहुत ही क्रिटिकल मामला होता है, चाहे वो किसी भी ऑटोमोटिव चीज़ से रिलेटेड हो। तो आप क्या समझती हैं कि वायरिंग में बहुत ही कौन सी ऐसी ख़ास चीज़ें जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है? वायरिंग में हमें एक तो पहले इसका ये देखना होता है कि वायर कहीं से टूटी भी ना हो कि क्योंकि अगर हम इसका इंजन रन कर रहे हैं या हम वैसे भी नॉर्मली भी अगर स्विच भी ऑन करते हैं इसका तो वो टूटी हुई वायर को शॉर्ट कर सकती है अंदर, उससे किसी भी तरह का स्पार्क जनरेट हो सकता है। नियर बाई कोई भी ऐसा सिस्टम रखा हुआ है, लाइक कोई फ्यूल रखा हुआ है, कोई भी सब इस तरह का कुछ है तो वो आग पकड़ सकता है। दैट कुड बी हैज़र्डस फॉर द एयरक्राफ्ट। तो हमें इसलिए वायर का ज़्यादा ख्याल रखना होता है। अच्छा, ये प्लेन जो है ये थोड़े से पुराने ज़माने के, अब जो है वो बहुत ही नई टेक्नोलॉजी आ गई है। तो ये पहले के टाइम में एनालॉग यूज़ होते थे, तो क्या ये भी एनालॉग टेक्नोलॉजी है? जी बिल्कुल, ये कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट है अभी। और इसके अंदर सारे सिस्टम इसके एनालॉग सिस्टम्स हैं, इसमें भी कोई डिजिटल सिस्टम नहीं है। ठीक है। इवन इसका कॉमन सिस्टम भी एनालॉग ही है। सही। अच्छा, हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा ये गाइड करें कि एनालॉग और डिजिटल में क्या फ़र्क है, और जो इसमें जो अभी फंक्शंस हैं और डिजिटल्स में जो होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है या नहीं है? एनालॉग बेसिकली जो होता है उसमें इसमें निडल्स होती हैं। ठीक है, निडल्स होती है, नॉर्मल आपका डायल होता है। सही। उसमें पॉइंटर्स होते हैं, वो आपके पीछे से जब इनपुट आती है तो वो आगे आपको इंडिकेशन दे रहे होते हैं। डिजिटल में होता ये है कि बैक साइड से जो इनपुट आ रही है वो तो सेम ही आ रही होती है, बट आगे एक सिस्टम लगा होता है जो उसको पूरा एनालॉग डिजिटल कर रहा होता है और वो डिजिटल फॉर्म में आ रहा होता है। लाइक आपने क्लॉक्स देखी होंगी, हमारी वॉचेस होती हैं, एनालॉग भी होती हैं, डिजिटल भी होती हैं। तो उसकी इनपुट पीछे सारी गियरिंग वगैरह सब होती है, बट आगे वो उसको डिजिटल फॉर्म में दे रहा होता है। तो मतलब चीज़ तकरीबन होती वही है, बस वो उसका डिस्प्ले होता है वो डिफरेंट होता है। आप क्या समझती हैं कि एक पायलट के लिए कौन सा ज़्यादा ईजी है, एनालॉग को मैनेज करना या डिजिटल को मैनेज करना? पायलट्स के लिए बेसिकली उनकी ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। मतलब जिस तरह से मैंने देखा है, क्योंकि ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं और हम इसको ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं मोस्टली। तो ये है कि अगर आप क्योंकि स्टूडेंट पायलट अगर एक बन रहा है तो उसके लिए एक एनालॉग सिस्टम ज़्यादा बेहतर है। अब आपके जो लार्ज एयरक्राफ्ट होते हैं, अब वो ग्लास कॉकपिट है, फुली ग्लास कॉकपिट पायलट फ्रेंडली एयरक्राफ्ट है, पायलट वर्कलोड कम हो जाता है, सब चीज़ें स्क्रीन पर सामने आ रही होती हैं उसके। तो ये होता है कि उसमें एनालॉग सिस्टम्स भी लगे हुए होते हैं, इन केस ऑफ एनी फेलियर वो एनालॉग रीड करने के काबिल हो। सही। तो इस सारी बातों से, सारी डिस्कशन से मुझे ये एक चीज़ समझ ये आई है कि जो एनालॉग फंक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल हैं एज़ कम्पेयर टू डिजिटल। तो ये एक प्लस पॉइंट है एनालॉग का। और जो कि बिगनर्स जो सीखते हैं जब वो फ्लाइंग कर रहे होते तो उनको भी बड़ा एक अच्छा है कि इन केस अगर उनके साथ कोई मिसहैप हो तो वो इसके थ्रू वापस से लैंड कर सकें इजीली। तो ऐसी और कौन सी चीज़, जैसे इसमें लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं, तो वो आपने किस तरीके से मैनेज किया, वो उसकी क्या क्वालिटी है, वो कहाँ से आप लोग इंपोर्ट करते हैं? ये सारा अमेरिकन सिस्टम है तो इसके अकॉर्डिंग टू पार्ट नंबर हम अमेरिका से ही सस्ता ही प्रोवाइड करता है। सही। वरना कुछ हमारी वेबसाइट्स हैं लाइक वो जो सस्ता से इंटरलिंक्ड हैं वो प्रोवाइड करती हैं हमें पार्ट्स। तो हम हमारे कंप्लीट जेन्युइन लाइट्स कम्प्लीटली जेन्युइन है, क्योंकि वायरिंग इसकी अपनी थी तो हमने कोई अलग से वायर डाली नहीं है इसके अंदर। बाकी इसके लैंप्स हैं, इसके लेंसेज हैं, वो कम्प्लीटली जेन्युइन है, हमें कंपनी सस्ता से मंगवा के मोस्टली देती है, तो वही हम इसमें इंस्टॉल करते हैं। तो मतलब ये है कि फंक्शनिंग उनकी बहुत अच्छी है, नाइट में बहुत अच्छे से काम करते हैं वो।
सकते हैं। अच्छा शानम, मुझे मैं बहुत क्यूरियस हूँ इन एंटीनास के बारे में जानने के लिए कि मुझे ये बताएं कि मैंने 2-3 एरोप्लेन्स देखे, उनमें नहीं लगे हुए, इसमें लगे हुए। तो ये आप थोड़ा सा गाइड करें हमारे व्यूवर्स को कि ये किस पर्पस के लिए? बेसिकली ये जो दो आप रॉड टाइप एंटेनास देख रहे हैं, ये दिस इज फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम। सही। जो इसे एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल किया, मैंने को बताया कि 2 लगे हुए हैं, 2 हमने एक दूसरा सिस्टम इंस्टॉल किया है, मॉडिफिकेशन किया है। ठीक। तो ये 2 जो हैं वो मतलब इंडिविजुअल ही है। इंडिविजुअल है, मतलब को पायलट और पायलट दोनों यूज कर सकते हैं अपने अलग अलग। इसमें को पायलट वाला कोई वो नहीं है, इसमें रिडंडेंसी की बात आती है कि इफ वन सिस्टम गेट फेल्ड, आप दूसरे सिस्टम पे स्विच कर सकते हैं। ओके, इन केस ऑफ फेलियर आप सेकंड यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक तो है। ये एक एंटेना एक सिस्टम के लिए होता है। और ये वाला एंटेना जो है दिस इज फॉर इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर, और ये जो पीछे वी टाइप एंटेना लगे हैं दिस इज फॉर नेविगेशन। इन फ्यूचर अगर हम इसमें चेंजेस करना चाहें, एनालॉग से इसको डिजिटल में कन्वर्ट करना चाहें, तो क्या वो भी पॉसिबिलिटी है? जी बिल्कुल, पॉसिबिलिटी इसके अंदर है कि इसका जो एनालॉग सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा। हाँ। और इसके जगह कभी ग्लास कॉकपिट जगह ले लेगा। सही। तो फ्यूचर प्लान्स हैं ये, देखें, होप फॉर द बेस्ट। अच्छा मुझे ये बताएं कि जैसे कि स्काईविंग्स से रिलेटेड आप मतलब गाइडेंस सारी आपको आपके हेड्स प्रोवाइड करते होंगे, तो कौन सी ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़ें या मतलब कौन सी ऐसे पॉइंट है जहाँ पे आपको लगता है कि वहाँ पे टेक केयर करना बहुत ज़रूरी है B2 के एयरक्राफ्ट इंजीनियर के लिए? जी पॉइंट्स इसमें ये हैं कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम के हवाले से हमें बहुत ज़्यादा मतलब मॉनिटरिंग करनी पड़ती है एयरक्राफ्ट की, कि इन केस कोई ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज कंडीशन ना हो जाए। तो उसमें ये होता है कि जहाज़ को ज़्यादा मतलब नुकसान हो सकता है। इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उसमें उसके पाइप्स वगैरह देखने पड़ते हैं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट अगर आपका नहीं है तो दैट मीन्स यू आर फ्लाइंग ब्लाइंडली। सही। तो इंस्ट्रूमेंट आपको जो है वो प्रोवाइड करता है पूरी गाइडेंस थ्रू आउट कि आपका एयरक्राफ्ट किस पोजीशन में है, आपका क्या एटीट्यूड है, आपके सिस्टम्स अंदर के सारे सही काम कर रहे हैं। तो इंस्ट्रूमेंट का बेसिक एवियोनिक्स में हर चीज़ का अपना एक अलग फंक्शन है। ठीक है। और हर चीज़ के स्नैक्स भी अपने ही नौयत के होते हैं उसमें। तो क्या जब आप लोग एक चीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं, एक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लें, तो क्या उसको रीचेक करते हैं? क्योंकि ये एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होती है, क्योंकि इन केस अगर फ्लाइंग के दौरान कोई फेलियर हो जाए तो वो एक बहुत ही बड़ा मिसहैप हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो वो आप लोग रीचेक्स करते हैं उस पर? जी रीचेक करते हैं हम बिल्कुल। अपने डेली इंस्पेक्शंस भी हमारी होती हैं, जिसमें हमारे जो इंजीनियर्स हैं, मोस्टली मैं भी होती हूँ, जब मैं नहीं होती मेरे सीनियर इंजीनियर्स होते हैं, तो वो इसको चेक करते हैं। और फिर हमारे एज पर मैन्युफैक्चरर अकॉर्डिंग टू आवर्स भी हमारे चेक्स आते रहते हैं। तो जहाज़ कंटिन्यूस रनिंग में रहता है, चेक्स होते रहते हैं इसके। ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार काम कर लिया और फिर आपने उसको छोड़ दिया कि नहीं, अब जब होगा कोई मसला आएगा तो देखते हैं। अच्छा, जैसे कि कोमल हमें बता रही थी, क्योंकि वो B1 की एयरक्राफ्ट इंजीनियर है, तो वो हमें गाइड कर रही थी कि हर 50 आवर्स के बाद इसकी फर्स्ट इंस्पेक्शन होती है। तो इसी तरीके से B2 के जो इंजीनियर्स हैं, तो उनकी भी ऐसी आवरली जो है इंस्पेक्शन होती है? बिल्कुल ऐसे ही होती है। इसकी जो हमारे चेक्स आते हैं 50 आवर्स के बाद, तो उस पर हमारी मतलब डेप्थ में इंस्पेक्शन आते हैं। लाइक चेक 1 अगर आ रहा है तो वो एक सुपरफिशियल चेक होगा, चेक 2 वो उससे डेप्थ में जाएगा, चेक 3 उससे डेप्थ में, चेक 4 बिल्कुल हमारा लास्ट होता है। तो ये जो आपके जो चेक्स हैं, इनमें जैसे फर्स्ट चेक आपने बताया, तो उसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? उसमें हमारी विजुअल इंस्पेक्शन ज़्यादा होती है कि आपने पूरी वायर्स को थरली चेक करना है, सारे पाइप्स जितने इंस्ट्रूमेंट सिस्टम्स के हैं, ग्लासेस, इंस्ट्रूमेंट का ग्लास है, उसका पॉइंटर है, उन सबको थरली चेक करना है। फिर ऑपरेशन चेक्स होते हैं, कम्युनिकेशन नेविगेशन के ऑपरेशन चेक्स होते हैं। अच्छा, इसमें जो रडार हमारा सेकेंडरी रडार बेसिक सिस्टम लगा हुआ है, इसके अंदर ट्रांसपॉन्डर मोड C लगा हुआ है, उसका ऑपरेशन चेक होता है। तो डिफरेंट ऑपरेशन चेक्स होते हैं अकॉर्डिंग टू सिस्टम, और विजुअल चेक्स होते हैं। ये एवियोनिक्स के टास्क होते हैं। अच्छा, जैसे हर गाड़ी का एक अंदर, जैसे जहाज़ का एक कॉकपिट होता है, कॉकपिट के अंदर की जितनी भी चीज़ें वो B2 के इंजीनियर्स के हैंड ओवर की जाती हैं। जी बिल्कुल। तो इसमें जो सीट्स हैं, जो मतलब सीट बेल्ट, इंटीरियर B2 का पार्ट नहीं है, इंटीरियर पार्ट ऑफ B1। अदर देन दिस, जितना हमारा इंस्ट्रूमेंट सिस्टम है, हमारी कम्युनिकेशन है, लाइट्स हैं अंदर, जो कॉकपिट में लाइट्स लगी हुई होती हैं, दे आर पार्ट ऑफ एक्सटीरियर्स में जो लाइट्स हैं, बिल्कुल एक्सटीरियर लाइट्स, एंटेनास हैं, इवन इंजन के ऊपर जो आपका ऑल्टरनेटर है, स्टार्टर है, बैटरी वगैरह, वायरिंग है, इट ऑल रिलेटेड टू B2। जी दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमने B2 इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको गाइडलाइन दी और शानम ने हमें इसमें बहुत हेल्प करी। थैंक यू शानम, थैंक यू आपके टाइम।
जी दोस्तों, तो अब हमारे साथ मौजूद है तसद्दुक हुसैन गिलानी, जो कि सुपरवाइज़र हैं स्काई विंग्स के, और वो एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स को गाइडलाइन भी प्रोवाइड करते रहते हैं। तो हम उनसे पूछेंगे कि उनका ये प्रॉपर जो पूरी इनकी एक हिस्ट्री और इनकी एक जो जर्नी है प्लेन से, तो वो कैसी रही आज तक। सर अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तसद्दुक हुसैन गिलानी है। मैं 1976 में एयरफोर्स में आया था और 94 में रिटायर्ड हूँ एज ए चीफ टेक्नीशियन। उसके बाद मैं चला गया बहरीन एयरफोर्स में, 22 साल में वहाँ रहा हूँ किंग ऑफ बहरीन के हेलीकॉप्टर पे। 22 साल में वहाँ से रिटायरमेंट हुई है। उसके बाद मैं यहाँ आ गया स्काई विंग के अंदर, और स्काई विंग के अंदर हमारे जो है ना, इससे सब बिज़नेस ही नहीं है, हम प्रमोशन भी करें, प्रमोट भी करें बच्चों को, नए बच्चे आने वाले हैं, उनकी ट्रेनिंग है, और उनके जो लाइसेंस के लिए हम उसकी बड़ी ट्राई कर रहे हैं। तो उनके बच्चे और बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर दे रहे हैं। मैं बात जब बच्चे PIA से या दूसरी जितने भी यहाँ पे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से अपनी तालीम मुकम्मल करके आते हैं, उसमें B1 कैटेगरी के भी है, B2 कैटेगरी के भी है, तो प्रैक्टिकल OJT वो हमारे पास करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये हम उन्हें फुल टाइम दे रहे हैं, अपने हाथ से काम करें। ऐसा नहीं है कि वो बस सफाई करवाई नहीं। इवन कि हमारे पास ऐसे बच्चे भी हैं जिनको विदिन 3 डेज़, आफ्टर 3 डेज़ उनसे हमने जनरेटर खुलवाए, के स्टार्टर खुलवाए, एंड दे आर वेरी हैप्पी। दैट्स ग्रेट। हम यही चाहते हैं कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, ताकि इन फ्यूचर जो है ना वो हमारे जनरल एविएशन का असासा हों। और मेरा ये ड्रीम है, क्योंकि मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में काम किया है, मैं चाहता हूँ एविएशन में पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों के नाम हो। तो इसलिए मैं इनके लिए ट्राई कर रहा हूँ पूरी इंशाल्लाह, और उनको फुल फैसिलिटीज दे रहे हैं। इवन के खाना भी इनका हमारे पास लंच फ्री है। ओके, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो स्काई विंग्स ने लिया है, और आप लोग इनको जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, जैसे आपने बताया कि आपका एक बहुत लंबी जर्नी है प्लेन्स के साथ और भी फोर्सेस के साथ, तो आप क्या समझते हैं कि ये इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहा है पाकिस्तान में इन चीज़ों को, और किस तरीके से बूस्ट मिल सकता है, किस तरीके से ये चीज़ें और प्रमोट हो सकती हैं? मेरे ख्याल में जैसे ये नई हुकूमत आई है, ये बहुत सी फैसिलिटीज़ दे रही हैं नई एयरलाइंस को, और नए हमारे पास नए जहाज़ आ रहे हैं बहुत से। आपको पता है ये बाहर की लुफ्तांसा भी आ रही है, और उन्होंने वन विंडो ऑपरेशन जो किया है, इससे बहुत सा इसको ब्राइट हो रहा है इन फ्यूचर। मैं गारंटी दे रहा हूँ इंशाल्लाह कि यहाँ आपको कोई भी एयरक्राफ्ट इंजीनियर फारिग नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल, क्योंकि एक टाइम पहले लोग कहते थे कि ये करना फजूल है, क्योंकि उनके पास जॉब्स ही नहीं थी। वो इतना सारा पढ़ते थे, उस पर प्रैक्टिकल्स भी करते थे, जब वो कम्प्लीटली रेडी हो जाते थे तो उनको जॉब्स ऑफर्स नहीं होती थी, तो वो उससे बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते थे। तो अब क्या समझ रहे हैं कि सब चीज़ें बेहतर हो रही हैं, तो उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी? बिल्कुल, आप दोस्त कह रहे हैं, ऐसा ही था। बहुत नाउमीदी थी, मायूसी थी बच्चों को, नए आने वालों को, लेकिन इंशाल्लाह ये बादल झट रहे हैं, और फ्यूचर जो एविएशन का बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा है। स्पेशली आप हमारी एविएशन को देखें, आप जो हमारी क्लब है, ये बिगेस्ट क्लब है पाकिस्तान के अंदर, जिसके पास सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट हैं, और मज़ीद इंडक्ट कर रहे हैं हम। ट्विन इंजन भी आ रहे हैं हमारे पास, और भी बहुत सारे इंशाल्लाह। और आप देखेंगे हम एक नर्सरी पैदा कर रहे हैं इंजीनियर्स की, मेल और फीमेल। और हमारी कंपनी में कोई मेल फीमेल का कोई वो नहीं है, कंसेप्ट नहीं है। और हत्या कि जिस तरह ना, जैसे पहले जो माहौल था यहाँ पे आपको, स्पेशली कराची में मुहाजिर पंजाबी शनी मुहाजिर का वो चक्कर भी नहीं है। इवन के क्रिश्चियन, हमारे पास क्रिश्चियन लड़के भी काम करते हैं। वी आर ट्रीटिंग विद ऑल आवर चिल्ड्रंस ऑल इक्वल, और सबको काम का मौका दिया जाता है, और माशाल्लाह करते हैं। दे आर वेरी हैप्पी एंड दे फील वेरी कॉन्फिडेंट। और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह टुमारो दे विल रिलीज 777, 380 एंड 747। दिस माई ड्रीम इंशाल्लाह, क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं इंशाल्लाह। अच्छा सर, जैसे कि आपने अभी प्लेन्स के नाम लिए, तो प्लेन्स के नाम सुन के मेरे दिल में एक सवाल आया कि मैं आपसे प्लेन से रिलेटेड सवाल पूछूं जी, कि जब आप गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं अपने जूनियर्स को, उनको सिखाते हैं B1, B2 ये सारी चीज़ें, तो आप क्या समझते हैं कि पहले के टाइम में और आज के टाइम में जहाज़ों में कितनी चेंजेस आ गई हैं? जी, बड़ा अच्छा सवाल है। बहुत तब्दीली आ गई अभी। पहले आप देखेंगे जो पुराने जहाज़ उनके अंदर 100 गेजेस होती थी, आप देख सकते हैं ऊपर, ये तस्वीर बनी है जी। अभी बड़ा इंटीग्रेटेड सिस्टम आ गया है, आपको एक ही स्क्रीन के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। उसके लिए फिर आपको बच्चे भी आजकल के बड़े ट्रेन करने पड़ते हैं, जीनियस बच्चे हैं माशाल्लाह मेरे, और उन्होंने अच्छी क्वालिफिकेशन की हुई है, और बड़ा इजी सिस्टम हो गया अभी, ठीक है। लेकिन रिपेयर में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसमें यह है कि आपको बड़ा इजी है, पायलट के लिए भी इजी है, टेक्नीशियन के लिए भी इजी है, बने बने ऑपरेशन है, चेक करते हैं, और आई एम वेरी हैप्पी। और यही हमारी ख्वाहिश है कि ये बच्चे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीखें और पूरी दुनिया में छा जाएं।
पूरी दुनिया में डिफरेंट एयरलाइन में काम करें, कि मुझे ये अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे पाकिस्तान का नाम रोशन करें। सही। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ ये बताएं कि जैसे कि अभी आपने बताया कि बहुत डिफरेंट टेक्नोलॉजी आ गई है, तो आप क्या समझते हैं कि जैसे आप अपने दौर में जब आप सीख रहे थे या जब आप गाइडेंस ले रहे थे, जैसे और भी स्टूडेंट्स हैं जो आपको टीवी पे देख रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ऐसी कौन सी गाइडलाइन है जो बहुत ज़रूरी है, जिसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए किसी भी प्लेन को रिपेयर करते हुए या फिर किसी भी ऐसी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से? इसमें दो बड़ी अहम चीज़ें होती हैं, एक तो सेफ्टी, दूसरा टेक्निकल बुक्स। सही। आप जितना मर्जी आपका एक्सपीरियंस हो, आप 40 ईयर एक्सपीरियंस है, मेरा 45 ईयर एक्सपीरियंस है, सही। बट आई नेवर टच एयरक्राफ्ट विदाउट बुक्स। ये ज़रूरी है। मतलब आपने अपनी थ्योरी कंप्लीट करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। एविएशन में बड़ा मशहूर है, डोंट रिलाई ऑन योर मेमोरीज, ऑलवेज कंसल्ट बुक्स। उसको देख के आप काम करते रहेंगे तो सेफ्टी है, और सेफ्टी ज़रूरी है। उसके लिए हमें पायलट्स की और अपने पैसेंजर की लाइफ बहुत अजीज़ है। हम चाहते हैं वो सेफ़ फ्लाइट हो, इसलिए मैं बच्चों को कहता हूँ अगर आपको ज़रा सा भी प्रॉब्लम है, आप सीखें, आपको मेंटली अपसेट है, डोंट टच द एयरक्राफ्ट। आप बैठ जाएँ, चले जाएँ घर पे, और मुझे 10 अनसेफ की बजाय 1 घंटा सेफ चाहिए। सही। दिस इज़ माई लॉगो। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि तसद्दुक़ हुसैन गिलानी साहब ने हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी रिलेटेड टू प्लेन्स और रिलेटेड टू इंजीनियरिंग। थैंक यू सर आपके टाइम का, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। कुछ जॉब भाई ज़बरदस्त। वेलकम। दोस्तों, मुझे बहुत मज़ा आया फ्लाइट में, मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मेरे उस्ताद मेरे सामने खड़े हुए, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि उनके हिसाब से मैंने जो अपनी पहली फ़्लाइट ली है वो कैसी ली। जी सर। देखें, जैसे मैंने आपको जाने से पहले गाइड किया था कि आपने किस तरीके से जहाज़ को टेक ऑफ करना है, आपने माशाल्लाह एग्जैक्टली वैसे ही किया है। सही। एंड इट वाज अ वेरी स्मूथ एंड गुड टेक ऑफ एंड वेल डन माशाल्लाह। थैंक यू सर। सर, कुछ ऐसे की पॉइंट्स बताएं जो बिगिनर पायलट्स हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो और वो ऐसी मिस्टेक्स ना करें जिससे कोई मिसहैप हो जाए। देखिए, सबसे पहले हमारे पास आती है प्री फ्लाइट ब्रीफिंग, ठीक है ना। जहाज़ को ले जाने से पहले हम लोग एक जहाज़ का 360 स्कैन करते हैं। ठीक है। जो हम लोग लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, इसके हम लोग सारी सरफेस चेक की, जहाज़ के व्हील्स चेक किए, ब्रेक्स चेक किए, हाइड्रोलिक वगैरह चेक किए, ठीक तो नहीं हो रहा। फिर हम लोग ऑल द वे टेल तक जाते हैं, वहाँ पे सारा सरफेस एरिया चेक किया, सारे जो सरफेसेज हैं हमारे एयरक्राफ्ट की, जो मूवेबल सरफेसेज होती हैं उनको चेक किया हमने। राइट साइड पे आते हैं, वही उन्होंने व्हील्स वगैरह चेक किए, ये सारी चीज़ें, इंजन ऑयल चेक करते हैं, फ्यूल क्वांटिटी फिजिकली जाके चेक करते हैं आयास में फ्यूल पूरा है कि नहीं। सही, एग्जैक्टली। ये चीज़ें हैं। और जो एक मेन चीज़ हम लोग हर फ्लाइट जाने से पहले सब स्टूडेंट्स को बताते हैं, उनसे ब्रीफिंग लेते हैं, वो है हमारे पास इंजन फेलियर। क्योंकि वो तो हमारे पास जहाज़ में सिर्फ एक इंजन है और खुदा खासा अगर वो फेल हो गया तो हम लोगों को उस सिचुएशन में जहाज़ को कैसे सेफली लैंड करना है, ये बहुत बड़ा मिशन है। बिल्कुल, हाँ जी, बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा सर, एक चीज़ जो आज मैंने नोट की, क्योंकि मेरी फर्स्ट फ्लाइट थी, तो जो कमांड्स जो मुझे टावर से मिल रहे थे और जो मैं कमांड्स आप जैसे आप भी आगे कमांड्स दे रहे थे, जी, तो वो कमांड्स को मैनेज करना और उनको सीखना ये बहुत ज़रूरी होता है पायलट के लिए। बहुत तो ज़रूरी है। इससे रिलेटेड आप कुछ हमारे व्यूवर्स को बताएं कि ये कमांड्स किस तरीके से हेल्प करते हैं पायलट को, कि वो जो है उन कमांड्स को सुन के और अपने कमांड्स दे के एक प्रॉपर एक अच्छी फ़्लाइट लें।
देखिए इसके लिए हमारे पास ना स्टैंडर्ड लैंग्वेज पूरी दुनिया में इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है ना। उसके लिए फिर हमारी एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है और इससे एक स्टैंडर्ड कॉल आउट है, ठीक है ना। जो इंग्लिश में सारे वर्ड्स हैं ना वो आप सारे यूज़ नहीं कर सकते इसमें। कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो आपको सिखाए जाते हैं कि आपने किस तरीके से वो आपको जो कॉल दे रहा है उसको आपने सुनना कैसे है, उसको अपने पास नोट कैसे करना है, फिर उसको परफेक्टली एग्जैक्ट तरीके से रीड बैक कैसे करना है, सही, ताकि उसकी समझ में भी आ जाए और जो वो बोल रहे हैं आपकी समझ में भी आ जाए। अच्छा सर, आप ये बताएं कि आज के हिसाब से आपको वेदर कैसा लगा? क्या ज़्यादा ख़राब था? क्योंकि हम मैक्सिमम 3000 फीट हाइट पे भी गए, तो आप क्या समझते हैं आज वेदर सही था या वेदर वैसे थोड़ा ख़राब था आज ख़राब था? वेदर विजिबिलिटी यहाँ पे अक्सर इशू रहता है कराची में विजिबिलिटी का, तो उस हिसाब से वेदर वॉज ओके बट नॉट द बेस्ट। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये तो एनालॉग प्लेन है जिसमें एनालॉग सिस्टम आता जी, है हाँ और जी। फर्दर जो है डिजिटल प्लेन जो आ रहे हैं जिनमें डिजिटल सिस्टम्स हैं, जी, जी। तो आप क्या समझते हैं एज अ ट्रेनी पायलट मेरे लिए ये ज़्यादा अच्छा है या वो ज़्यादा अच्छा है? देखिए जो डिजिटल सिस्टम है ना वो सारे चलते हैं इलेक्ट्रिकल पे। अगर खुदा ना खासा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फेल हो जाए तो आप क्या करेंगे, फिर आप एनालॉग ढूंढेंगे। ये दोस्तों ये बहुत की पॉइंट है किसी भी पायलट के लिए कि अगर वो समझ सके वो डिजिटल से शुरू कर रहा है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फेलियर तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है यहाँ पे। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जैसे हमारा ये जो प्लेन है ये तो बिल्कुल ही अच्छी कंडीशन में, तो क्या अगर प्लेन की कंडीशन थोड़ी ख़राब हो तो क्या समझते हैं कि पायलट जो है वो उसको इजीली मनूवर कर लेगा, चला लेगा? बिल्कुल, इसीलिए हम लोग स्टार्टिंग में जो है ना एक प्री फ्लाइट उसकी इंस्पेक्शन करते हैं ताकि हम लोग जहाज़ को ग्राउंड पर ही चेक कर लें आइदर कि जहाज़ फ्लाइएबल है कि नहीं। सही। अगर नहीं है तो डोंट टेक रिस्क। दोस्तों एहसन बहुत सीनियर पायलट है और इनके शेडो के नीचे रहते हुए मैं इनसे और भी बहुत सारी चीज़ें सीखता रहूँगा और फर्दर फ्लाइट्स लेता रहूँगा। थैंक यू सर। No problem. थैंक यू सो मच।